प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 12 हिंदी के विषय में स्वागत है। आज मैं आपको आपकी पुस्तक आरोह भाग 2 गद्य खंड की ओर से एक पाठ पढ़ाऊंगी जिसमें 2 शीर्षक हैं, जिसका पहला शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। दोनों ही शीर्षक B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए हैं और ये दोनों ही शीर्षक आपकी पाठ्यपुस्तक पर संकलित हैं। तो आइए पढ़ते हैं B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए ये 2 शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। यह पाठ अम्बेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है, जिसका अनुवाद ललई सिंह ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया था। ये भाषण जातिवाद तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न होने के कारण यह पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो पाठ दिया गया है वो B.R. अम्बेडकर का कास्ट अर्थात जाति पर दिया गया एक ऐसा भाषण है जहाँ पर उन्होंने श्रम विभाजन पर बल दिया है, साथ ही जाति प्रथा पर भी प्रकाश डाला है। लेखक कहता है कि आज का युग जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक भी कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता तो हो सकती है, परंतु ये श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं कराती है। भारत की जाति श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये भी समाज की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि यह लोगों को अपनी रुचि का पेशा करने में सक्षम बनाए। जाति प्रथा में ये दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण उसकी निज क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर पे किया जाता है। ये मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। ऐसी दशा में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखे मरने की नौबत आ जाती है। हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या भी उभर कर के आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत रुचि न भावना की कोई स्थान होता है। पूर्व लेख ही इसी के आधार पर है, जो कि B.R. अम्बेडकर ने लिखा वो सब इसी के आधार पर लिखा गया। उन्होंने ये भी लिखा कि ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं, अतः स्वाभाविक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक होती है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों से जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है। इस कारण से जाति प्रथा को न बढ़ावा दे करके हम श्रम को ऐसे विभाजित करें कि जिससे हमें नए नए श्रमिक और नई नई कार्यकुशल योग्यता प्राप्त हो सके। दूसरे शीर्षक मेरी कल्पना का आदर्श समाज में लेखक
ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें प्रत्येक लोगों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का अधिकार हो। लोगों को अपने विचार को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता हो। व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आसानी से आ सके, जिससे कि लोकतांत्रिक अर्थात लोकतंत्र शब्द पूरी तरह से प्रभावित हो सके। लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे समाज की कल्पना B.R. अम्बेडकर करते हैं। उनके अनुसार अर्थात लेखक के अनुसार उनका समाज समता यानी कि समानता, बंधुत्व यानी कि भाईचारे और स्वतंत्रता पर आधारित होगा। कोई भी परिवर्तन इस समाज में अगर हुआ तो समाज में इतनी गतिशीलता होनी आवश्यक है जिससे भी वो परिवर्तन तेजी से प्रसारित हो सके। साथ ही वो ये भी सपना देखते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए। लोगों को संपर्क के वो साधन भी मिलने चाहिए जिससे कि वो एक दूसरे के संपर्क में आ सके और अपने विचारों से अवगत करा सके। अम्बेडकर जी कहते हैं कि ऐसे समाज में जो कि लोकतंत्र जैसे शब्दों को परिभाषित करता है, ऐसी कल्पना का समाज वो अपने पृष्ठ मस्तिष्क पटल पर लिए हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनका भारत इसी तरह का समाज बनाए जिसमें कि सभी समान हो, कोई ऊंच नीच ना हो और सभी को भाईचारे की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि एक ऐसे समाज का गठन किया जा सके जहां पर सब एक बराबर हो। आगे लेखक ये कहते हैं कि लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, साथ में उन्हें अपनी सुरक्षा और जीविकोपार्जन के लिए तमाम सारे औजारों को रखने का भी अधिकार होना चाहिए, जिससे कि वो अपने यथावत शक्ति के द्वारा अपने व्यवसाय का चयन कर सके। नहीं तो ये समाज फिर एक दासता अर्थात गुलामी में जकड़ जाएगा, जहां पर लोगों को एक दूसरे के नियमों को मानना पड़ेगा और गुलामी हमारे देश में आने में तनिक भी क्षण नहीं लगेगा। व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाएगा, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए फड़फड़ाएगा। इसलिए व्यक्ति को विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। लोगों को दासता से मुक्त करना चाहिए। उन्हें इस स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए जिससे कि वो अपने मन मुताबिक व्यवसाय चुन सके और अपनी जीविकोपार्जन को आसानी से प्राप्त कर सकें। साथ ही अपनी जीविका, अपनी दिनचर्या बड़े ही आसानी से चला सके। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में सबसे ज्यादा समता शब्द पर विवाद खड़ा किया गया। क्यों? क्योंकि उनके आलोचकों का ये मानना है कि समता अर्थात सभी व्यक्ति एक बराबर नहीं होते हैं। किसी की कार्यशैली पर विभिन्नता होती है, किसी की सोचने में विभिन्नता होती है, इसलिए वहां पर सभी व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। मनुष्य की क्षमता 3 तत्वों पर आधारित होती है। पहली होती है शारीरिक वंश या परंपरा, दूसरी होती है सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा होता है मनुष्य को अपने द्वारा किए गए प्रयत्न। अगर इन तीनों ही दृष्टि से मनुष्य समान नहीं होते हैं तो इन्हें असमान व्यवहार करना चाहिए। इनके साथ असमान व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। असमान प्रयत्न के कारण ही असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर अवश्य मिलने चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। यानी कि अगर इस तरह के गुण किसी में नहीं है तो उनके साथ वो व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति भी एक समान पुरुष के और समान व्यक्ति के समान आकर के खड़ा हो जाए, उसके समाज में आके खड़ा हो जाए, जिससे कि सबको समान रूप से अधिकार मिल सके, सबको समान रूप से अवसर मिल सके, जिससे कि वो विकास की ओर बढ़ सके। लेखक ये भी मानते हैं कि उच्च वर्ग के लोग ही उत्तम व्यवहार में ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इनका निर्णय भी ही उन्हीं संपन्न लोग ही करेंगे, और जब अपने हाथ में सत्ता है तो व्यक्ति अपने लिए ही निर्णय दे करके रखेगा।
जो प्रयत्न है वो मनुष्य के बस में होता है। बस में इस तरह से होता है कि वो अपनी कुशलता यानी कि कार्य कौशल को दिखाने का प्रयत्न कर सकता है, जिससे कि उसे अच्छे से अच्छे कार्य मिल सकता है, परंतु वंश की प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं होती है। अतः वंश और असामाजिकता के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करना बहुत ही अनुचित होता है, ऐसा लेखक का मानना है। और अगर हम किसी के वंश और असामाजिकता या सामाजिकता के कारण हम उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते हैं तो हम फिर किस बात के मानव हैं, क्योंकि मानव को तो हर परिस्थिति में मानवता का ही प्रदर्शन करना होगा, ऐसा लेखक अपने शब्दों में कहते हैं और उनका मानना भी यहाँ पर है। लेखक का मानना है कि सबके साथ हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए वो एक राजनेता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि राजनेता के पास इतना समय नहीं होता है कि वो प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति से मिलने वालों के साथ अलग अलग व्यवहार कर सके, क्योंकि उसे रोजाना किसी न किसी से मिलना होता है। तो वो अगर उनके श्रेणीकृत अर्थात तो उनके साथ विभिन्न विभिन्न व्यवहार में, तो उसे याद ही नहीं रहता कि हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। इस कारण से वो सबके साथ एक समान व्यवहार करता है, अर्थात उसे कहाँ मिलना है, क्या करना है, वो सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करता चला जाता है। हर राजनेता व्यवहार सिद्धांत का प्रयोग करता है, क्योंकि वो प्रत्येक दिन श्रेणीकृत व्यवहार नहीं कर सकता है। ऐसा भी लेखक का मानना है कि समता एक काल्पनिक शब्द है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम मानते हैं, परंतु राजनेता के पास मात्र एक यही सिद्धांत मार्ग रह जाता है जिससे वो सभी लोगों से सिर्फ एक जैसा व्यवहार करता है और सबसे मिलते हुए अपनी राजनीति अर्थात अपनी सत्ता को बनाए रखता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि लेखक किस प्रकार से एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि इसी प्रकार से एक न एक दिन रामराज अवश्य स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद।